बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में काजल अपनी सौतेली माँ कविता और दो सौतेले भाई बहन राहुल और संजना के साथ रहती थी। काजल के पिता रविदास ने कविता से दूसरी शादी काजल के उज्जवल भविष्य के लिए की थी, क्योंकि रविदास को काम के सिलसिले से एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। इसलिए रविदास ने कविता से दूसरी शादी की कि काजल को ममता की कमी भी महसूस न हो और उसकी अच्छी तरह देखभाल भी होती रहे। लेकिन बेचारों को कहाँ पता था कि वह उसके लिए माँ नहीं बल्कि एक जालिम औरत को लेकर आ रहे हैं, जिसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है पत्थर। कविता अपने दोनों बच्चों से तो बहुत ज्यादा प्यार करती, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती और काजल के ऊपर बस अत्याचार पर अत्याचार करती रहती। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन काजल के पिता भी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। काजल के पिता की मृत्यु के बाद काजल की सौतेली माँ उसके ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन कविता काजल से कहती है, मनहूस, अगर झाड़ू पोंछा हो गया हो तो मेरी बात सुन। कुछ समय पहले मुझे तेरे बाप ने बताया था कि तूने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन करने आते हैं। हाँ माँ, पिताजी ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, मुझे बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन करने आते हैं। पिताजी की मृत्यु से पहले मेरी उनसे बात हुई थी, वह कह रहे थे इस बार आकर वह मेरा बुटीक खुलवाएंगे। मैं बहुत खुश थी, मेरा भी सपना था, लेकिन इससे पहले मेरा बुटीक खुलता पिताजी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन माँ, आप अचानक क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए मनहूस, क्योंकि अब तेरा बाप तो जिंदा बचा नहीं है, जिसकी कमाई आती थी, जिससे हमारे घर के खर्चे पूरे होते थे, अब वो मर चुका है। मैंने तो उस बुढ़े से शादी इसलिए की थी कि उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी बुढ़ा स्वर्गवास हो जाएगा। मैंने तेरे गाँव में एक अच्छे बुटीक में बात की है, सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी, तो तू वहाँ जाकर काम करेगी, समझ रही है ना? माँ, मैं नौकरी करने तो चली जाऊंगी, लेकिन जिस तरह से आप पिताजी के बारे में बोल रही हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो तो आपसे कितना प्यार करते थे, आपको कितना सम्मान देते थे, और अब वह इस दुनिया से चले गए तो आप उनके बारे में ऐसा कह रही हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी जब वो आपको इस तरह से बात करते हुए सुनेंगे। काजल के इतना कहते ही उसकी सौतेली माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह काजल की बिना गलती के उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, आई बड़ी अपनी बाप की चमची, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरा बाप मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने जो कह दिया उस पर गौर कर। और हाँ महारानी, ये मत सोच लेना कि अगर तू बाहर नौकरी करने जाएगी तो तेरा घर के कामों से पलड़ा झड़ जाएगा। सुबह जल्दी उठना और घर के सारे काम खत्म करना, झाड़ू पोंछा सफाई और हम तीनों के लिए नाश्ता, और उसके बाद बुटीक पर जाना और बुटीक से वापस आ जाएगी तो हम तीनों के लिए खाना बनाएगी। नौकरी करने के साथ साथ घर के सारे काम भी तुझे ही देखने हैं। काजल चुपचाप अपनी सौतेली माँ की बात मान लेती है, क्योंकि अगर काजल अपनी सौतेली माँ से कुछ और कहती तो उसकी और भी ज्यादा पिटाई होती और हो सकता था कि उसकी सौतेली माँ उसे घर से ही बाहर निकाल देती। इसलिए काजल चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है और अगले दिन से सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े इस्त्री, और उसके बाद जल्दी जल्दी तीनों के लिए नाश्ता तैयार करती है और उसके बाद बुटीक पर काम करने चली जाती है। और बुटीक पर काम करने के बाद शाम को खाना बनाती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और उनके साथ बैठकर खाने लगती है। तभी संजना अपनी माँ से कहती है, मम्मी देखो तो इस नौकरानी को सिर्फ बुटीक पर जाते हुए एक ही दिन हुआ है और आज ही कैसे अपना हक जता रही है, हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने जा रही है। आप इसको इसकी औकात बताइए ना कि इसकी क्या औकात है। अगर ये पैसे कमाएगी तो हमारे साथ बैठ कर ये खाना खाएगी, इसकी अभी इतनी औकात तो नहीं है। हाँ संजना बेटा, तो बिल्कुल सही कह रही है, ये मनहूस कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। और तू सुन नौकरानी, जब तुझे अच्छी तरह से पता है कि जब हम खाना खा लेते हैं हमारे आगे की थाली का बचा कुचा तू खाती है, तो फिर आज कैसे हमारे साथ खाना चाहती है? 4 पैसे कमाने लगी है तो तू हमारे साथ खाना खाएगी? चुपचाप वहाँ खड़ी हो जा, जब हम खा लेंगे तो हमारे आगे का बचा कुचा खा लेना। ये मत सोच लेना कि तू नौकरी करने लगी है तो मैं तुझे अपनी बेटी समझ लूंगी। तू सौतेली है तो सौतेली ही रहेगी, मेरी बेटी नहीं बन जाएगी मनहूस। नहीं माँ, सुबह नाश्ता नहीं मिला था और घर के इतने सारे काम, बुटीक पर भी इतना ज्यादा काम था, थक गई थी और भूख भी बहुत तेज लगी थी, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ खा लेती हूँ, बस और कोई बात नहीं है।
ऐसा कहकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एक तरफ खड़ी हो जाती है। राहुल, संजना, कविता तीनों उस खाने को बहुत मजे ले लेकर खाते हैं और उसके बाद बेचारी काजल उनके आगे का बचा कुचा खाती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और जब सैलरी मिलती है तो वह सारी सैलरी काजल अपनी सौतेली माँ को दे देती है। तभी संजना अपनी माँ से कहती है, मम्मी जल्दी से मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, मुझे शॉपिंग करनी है। हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, यह लो तुम 5,000 रुपए और राहुल तुम भी 5,000 रुपए लो और ऐश करो। माँ, कुछ पैसे शॉपिंग करने के लिए मुझे भी दे दीजिए। संजना दीदी के पुराने कपड़े सभी बहुत ज्यादा घिस चुके हैं। बुटीक पर सभी लड़के मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन कर लेती है लेकिन खुद पहनती है ऐसे फटे पुराने कपड़े। माँ, मैं अपने लिए कुछ कपड़े बनाना चाहती हूँ, वहाँ मेरी बहुत इंसल्ट होती है, इसलिए थोड़े से पैसे मुझे भी दे दीजिए। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं आ रहे कि मैं तुझे उड़ाने के लिए दे दूं। मेरी बेटी के तेरे पास जो भी कपड़े हैं उन्हीं में गुजारा कर। तेरी इंसल्ट होती है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस घर की बेटी नहीं है तो हमारी इंसल्ट तो होने से रही। तो सिर्फ इस घर की नौकरानी है और हमारी नजरों में नौकरानी की कोई औकात नहीं होती। जैसा भी मिल रहा है उसी में गुजारा कर। जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम शॉपिंग के लिए जाओ। और तो सुन मनहूस, मेरे लिए जल्दी से कॉफी बना के लेकर आ, सर में दर्द हो रहा है, मुझे भी पैसे दे दीजिए। ऐसा कहकर काजल की सौतेली माँ काजल की ही कमाई के पैसे उसे नहीं देती और अपने बच्चों को शॉपिंग करने के लिए दे देती है। काजल को इस भेदभाव से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वह रोते हुए अपनी सौतेली माँ के लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही एक दिन काजल की बहुत अच्छी दोस्त काजल से मिलने आती है। अरे यार काजल, तुझे क्या हो गया? तू तो बहुत ज्यादा पतली दुबली हो गई, पहले तो बहुत गोल मटोल थी। कुछ नहीं सपना, बस यह समझो जिंदा हूँ, मरी नहीं, वरना मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया है। खैर यह सब छोड़ो, तुम बताओ इतने दिन बाद मुझसे क्यों मिलने आई हो? काजल, हमारे गांव में फैशन वीक होने वाला है। सपना, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ काजल, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। फैशन वीक में साड़ी कंपटीशन है और तुम तो मेरे घर के हालात अच्छी तरह से जानती ही हो। यहाँ तक बहुत मुश्किलों से पहुँची हूँ। अब मैं कोई भी अच्छे डिजाइनर के पास जा रही हूँ तो वह बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। फिर मुझे तुम याद आ गई। तुमसे अच्छा तो कोई फैशन डिजाइनर हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरी सभी साड़ियाँ तुम ही डिजाइन करोगी। काजल, मुझे मना मत करना, एक तू ही है मेरी आखिरी उम्मीद। सपना, तू मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मैं तेरा सपना टूटने नहीं दे सकती। ठीक है, मैं तेरी साड़ियाँ अपने सौतेली माँ से छुपकर तैयार कर दूंगी, बस तू मुझे कपड़ा और मटेरियल दे देना। काजल की बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मगर सपना और काजल की यह सारी बातें कविता के दोनों बच्चे सुन लेते हैं और वह अपनी माँ को सब बता देते हैं। तभी कविता एक बहुत खतरनाक प्लान बना लेती है और वहीं दूसरी तरफ काजल काम जल्दी जल्दी खत्म करके जो मटेरियल सपना काजल को देकर गई थी उसी से रात भर जाग जाकर सपना के लिए साड़ी डिजाइन करती है। और जब सभी साड़ियाँ तैयार हो जाती हैं तभी कविता मौका देकर उनमें आग लगा देती है। आई बड़ी अपने दोस्त की मदद करने वाली। अब मैं भी देखती हूँ सपना से काजल को कौन बचाता है, क्योंकि काजल के बच्चे ने उसका समय तो बर्बाद किया ही किया है और साथ ही में कपड़ा और मटेरियल भी। इतने बड़े नुकसान के लिए तो सपना काजल को जेल ही करा देगी। अपनी दोस्ती की लाज भी नहीं रखेगी। ऐसा सोचकर कविता बहुत हंसती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह होने के बाद काजल सभी साड़ियों को जलता हुआ देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बहुत रोती है। अरे नहीं, यह क्या हो गया? सपना की सभी डिजाइन की गई साड़ियाँ जल गई और कल तो फैशन वीक शुरू होने वाला है। अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं सपना को क्या जवाब दूंगी? बेचारी मेरे पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी, उसका सपना टूट जाएगा। इतनी ज्यादा मेहनत से वह इस मुकाम पर पहुंची थी और मेरी वजह से अगर उसका सपना टूट गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूं? ऐसा कहकर काजल बहुत रोती है। तभी काजल के सामने काजल की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आ जाती है। काजल, मेरी प्यारी बच्ची, तो इस तरह से रो मत, मुझसे तेरी तड़पन देखी नहीं जा रही, मैं तेरी मदद करने आई हूँ। माँ, आप मुझसे मिलना, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। माँ,
मैंने जो सपना के लिए साड़ी डिजाइन की थी उन्हें किसी ने जला दी। माँ, यह साड़ी मैंने बहुत मेहनत से डिजाइन की। भूखी प्यासी सुबह जल्दी उठकर सारे काम करना, उसके बाद बुटीक पर भी जाकर काम करना और फिर अपनी सौतेली माँ की पिटाई भी खानी और रात को जाग जाग कर सपना के लिए नई नई डिजाइन की साड़ी भी तैयार करती थी। लेकिन फिर भी किसी ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मुझे सब पता है। स्वर्ग से मैं सब देखती हूँ, तेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। मगर बेटा तू परेशान मत हो, आज मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देती हूँ जिसकी मदद से तुम तरह तरह की नई नई डिजाइन की साड़ियाँ मांग सकती हो। काजल की स्वर्गवासी माँ उसे जादुई साड़ी दे देती हैं, जिसे देखकर काजल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी काजल की माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। काजल अपनी माँ की दी हुई जादुई साड़ी से नए नए डिजाइन की साड़ियाँ मांगती है। तभी उसके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी नए नए डिजाइन की बहुत सारी साड़ियाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर काजल और भी ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ समय बाद सपना साड़ियाँ लेने आती है। काजल सपना को साड़ियाँ दे देती है, जिन्हें देखकर सपना भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, अरे यार काजल, तेरे हाथ में तो जादू है जादू। तूने इतने कम समय में कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन की साड़ियाँ तैयार कर दी। सच में तुझसे अच्छा फैशन डिजाइनर तो कोई और हो ही नहीं सकता। देखना, तेरी डिजाइन की गई साड़ी से ही मैं फैशन वीक को जीतूंगी। सपना खुशी खुशी अपनी साड़ियाँ ले जाती है। यह देखकर कविता आग बबूला हो जाती है। तभी कविता सोचती है, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सभी साड़ियाँ जला दी थी, फिर इस मनहूस ने इतनी जल्दी इतनी सुंदर साड़ियाँ कैसे तैयार कर दी? ऐसा सोचकर कविता काजल के पास जाती है और काजल को जोर से थप्पड़ मारकर उससे पूछती है कि उसने इतनी जल्दी इतनी सुंदर साड़ियाँ कैसे तैयार की। तभी काजल कविता को सब सच बता देती है। माँ, मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने एक जादुई साड़ी दी थी, जिसकी मदद से मैंने सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन की साड़ी मांगी। काजल की बातें सुनकर कविता को लालच आ जाता है। कविता काजल को एक और जोर से थप्पड़ मारती है और उसे जादुई साड़ी छीन लेती है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अब मेरे हाथ में जादुई साड़ी है, जिसकी मदद से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और अब मुझे तुझ जैसी मनहूस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। चल मनहूस, मेरे घर से 9-2-11 हो जा, वरना मैं चोरी के इल्जाम में तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरे घर की तरफ मुंह उठाकर भी मत देख लेना। कविता काजल से वह जादुई साड़ी छीनकर उसे धक्के मारकर निकाल देती है। बेचारी काजल रोते हुए घर से चली जाती है और सड़क के किनारे बैठकर बहुत रोती है। तभी वहाँ से सपना गुजर रही होती है और वह काजल को देखकर उससे कहती है, काजल, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? तुझे पता नहीं आज फैशन वीक का लास्ट डे है। चल मेरे साथ देखना, विनर तो मैं ही होंगी, क्योंकि अब तक मैं फर्स्ट रैंक पर हूँ। सपना काजल को अपने साथ ले जाती है। सपना की सभी साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिस वजह से सपना ही फैशन वीक की विनर होती है। फैशन वीक जज करने एक बहुत बड़ी मशहूर एक्ट्रेस आई हुई थी। तभी वह एक्ट्रेस सपना से कहती है, सपना, मुझे तुम्हारी साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा पसंद आई। क्या तुम मुझे अपने फैशन डिजाइनर से मिलाना चाहोगी? सपना काजल की तरफ इशारा कर देती है और उस एक्ट्रेस को बता देती है कि उसकी फैशन डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि काजल ही है। वह एक्ट्रेस काजल से मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है, काजल, वाकई में तुम बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर हो। आज से पहले मैंने इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ नहीं देखी। मैं तुम्हें अपने साथ मुंबई लेकर जाना चाहती हूँ, वहाँ जाकर तुम बहुत नाम कमाओगी। एक्ट्रेस की बातें सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। काजल कुछ ही समय में एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है और कुछ ही समय में काजल बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो जाती है और वह कुछ समय बाद मुंबई से अपने गांव घूमने आई थी। तभी काजल देखती है कि कविता सड़क के किनारे व्हील चेयर पर बैठकर भीख मांग रही है, जिसे देखकर काजल घबरा जाती है और अपनी सौतेली माँ से पूछती है, माँ, यह आपके साथ क्या हुआ? काजल, मैंने तेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया था, बस उसी की सजा है। मैंने तुझसे जादुई साड़ी छीनकर तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि हमारे सिवा तेरा कोई नहीं है, मगर मैं शायद भूल गई थी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यह सब कुछ जादुई साड़ी ने किया। जादुई साड़ी से साड़ियाँ नहीं बल्कि सांप और बिच्छू निकल कर आए, जिसके डसने की वजह से मेरे दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई और मैं अपाहिज। इलाज कराने में घर बार सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
कविता बहुत ज्यादा रो रो कर काजल से माफी मांगती है। काजल अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और उन्हें अपने साथ मुंबई ले जाती है और अपनी सौतेली माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सरिता अपने 2 बच्चे सुमन और क्रिश के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सरिता के पति का निधन हो गया था और वह पर्स बेचा करते थे। उनकी मृत्यु के बाद सरिता ने अपने पति का काम संभाल लिया और अब वह उनकी जगह बाजार में पर्स बेचने जाया करती थी और पर्स बेच के जो भी पैसे कमाती थी उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और घर का किराया देती थी। कुछ दिनों तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक सरिता के पर्स बिकने बहुत कम हो गए और इतने कम कि 2 समय का खाना मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और इसी बीच क्रिश की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मानो अब तो सरिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। हमेशा की तरह आज भी सरिता बाजार में अपने पर्स बेच रही थी। सुंदर सुंदर पर्स ले लो, हरे लाल पीले नीले गुलाबी सुंदर सुंदर कलर के पर्स ले लो। देखो कितने ज्यादा सुंदर है, एक बार आओ मेरे पास देखो तो कितने सुंदर है। अपनी बेटी के लिए लेकर जाओ, आपकी बेटी खुश हो जाएगी। पर्स ले लो, पर्स सुंदर सुंदर पर्स ले लो। इस तरह से जोर जोर से आवाज लगाकर सरिता अपने सुंदर सुंदर पर्स बेच रही थी, लेकिन बेचारी की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। और इसी तरह शाम हो जाती है। जब सरिता का एक भी पर्स नहीं बिकता तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह सोचती है, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। आज तो एक भी पर्स नहीं बिका, घर में राशन भी नहीं है और क्रिश की दवाई भी आनी है। मैं अपने बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकती, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से सरिता सोचकर बहुत रोती है और वह उदास होकर घर जाने लगती है। तभी वह देखती है कि एक बहुत बड़े घर में एक औरत अपना बचा कुचा खाना गाय को डाल रही थी। तभी वह भागकर उस औरत के पास जाती है और उससे कहती है, देखिए आप यह बचा कुचा खाना अपनी गाय को डाल रही हैं। आप इसमें से थोड़ा खाना मुझे दे दीजिए। मेरे 2 बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके पर्स बेचती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरे पर्स पता नहीं क्यों नहीं बिक रहे। कृपया करके इसमें से थोड़ा खाना मुझे दे दीजिए। मेरा एक बच्चा बीमार है, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। दे दो, मुझे खाना दे दो। ठीक है, मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ आ रही है। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो मेरे घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और बर्तन साफ भी करने के लिए पड़े हैं। अगर तुम वह काम कर देती हो तो तुम्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, जिससे तुम अपने बच्चे के लिए दवाई भी लेकर जा सकती हो और तुम्हें खाना भी मिल जाएगा। सरिता उस औरत की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह सारा काम करने के लिए तुरंत हाँ कर देती है और वह घर के अंदर जाती है। पहले सारे गंदे कपड़े धोती है, उसके बाद सारे झूठे बर्तन साफ करती है और सारा काम खत्म हो जाने के बाद वह औरत उसे थोड़े पैसे दे देती है और अपने घर का बचा कुचा खाना सारा बांध देती है। सरिता खुशी खुशी घर आ जाती है। तभी सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको इतना समय कहाँ लग गया? क्रिश कब से आपको पुकार रहा है। माँ, क्रिश का बुखार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माँ, आप खाने के लिए कुछ लेकर आई हैं? भूख बहुत तेज लगी है और क्रिश को भी। हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, इतना समय इसलिए ही तो लग गया। मैं तुम्हारे खाने के लिए देखो कितनी सारी चीजें लेकर आई हूँ। पहले तुम दोनों पेट भरकर खाना खा लो और उसके बाद मैं क्रिश को सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अभी तो डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं है। इस तरह से सरिता अपने दोनों बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाती है और खुद बहुत थोड़ा खाना खाती है ताकि उसके दोनों बच्चे भूखे न रह जाएं। और सुबह होने के बाद सरिता पर्स बेचने चली जाती है और सुमन क्रिश को डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है। क्रिश के सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर सुमन से कहती हैं, देखो तुमने अपने भाई को डॉक्टर के पास लेकर आने में काफी समय लगा दिया, जिसकी वजह से इनका बुखार बिगड़ चुका है। अब तुम्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इन्हें ताजे ताजे फल खिलाने हैं, सूप पिलाना है, हरी सब्जियां खिलानी है और इन्हें बहुत खुश रखना है, ठीक है? सुमन डॉक्टर की सारी बात समझकर क्रिश को घर लेकर जा रही थी। तभी क्रिश सुमन से कहता है,
दीदी, डॉक्टर कह रही थी कि मुझे फल खाने हैं, सब्जी खानी है, सूप पीना है। लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारी किस्मत में तो 2 समय का खाना भी नहीं लिखा। पता नहीं कल माँ कितनी मुश्किल से खाना लेकर आई थी और तुमने देखा माँ ने तो खाया भी नहीं ताकि हम भूखे ना रह जाएं। दीदी, इस तरह से तो अगर मुझे सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। नहीं क्रिश, मेरे प्यारे भाई, ऐसे नहीं कहते। माँ कोशिश तो कर रही है, तुम देखना एक न एक दिन माँ की यह कोशिश रंग जरूर लेकर आएगी और तुम ठीक भी हो जाओगे। तुमने डॉक्टर की सारी बातें तो सुन ली, लेकिन ये नहीं सुना कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें खुश भी रहना है। अगर तुम टेंशन लोगे तो खुश कैसे रहोगे? इसलिए सारी टेंशन छोड़ो और खुश रहो। इस तरह से दोनों भाई बहन बातें करते हुए रास्ते में आ रहे थे। तभी वह घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो उनकी मकान मालकिन ने उनका घर का सारा सामान बाहर फेंक रखा था। तभी वह सुमन से कहती हैं, 4 महीने का किराया चढ़ गया, तेरी माँ से वो तो दिया नहीं गया, दिन पर दिन टाइम मांगे जा रही है। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे गरीबों को अपना इतना अच्छा घर दे के रखूं। नए किराएदार आए हैं, उन्होंने मुझे काफी अच्छा किराया दिया है, इसलिए मैंने तुम्हारे घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया है। जाओ तुम दोनों मनहूस भाई बहन और अपनी माँ को कह दो कि मैंने अपने घर से तुम्हें निकाल दिया है। मकान मालकिन जी, हमारे ऊपर इतना तो जुल्म मत कीजिए। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारा काम इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा। आप तो हमें अच्छी तरह से जानती हैं कि हम आपका 1 रुपया भी नहीं रखेंगे। हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? देखिए क्रिश भी कितना ज्यादा बीमार है, अगर वो बाहर रहेगा तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। मैंने तुम जैसे गरीबों का ठेका नहीं ले रखा। अगर तेरा भाई बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरी बला से मर जाए। अब अपनी बकवास करके मेरा टाइम ज्यादा खराब मत कर। चल हट यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग। जब किराया देना बस की नहीं है तो किराए के घर में रहते क्यों हो? जंगल में जाकर झोपड़ी में रह लो। इस तरह से मकान मालकिन सुमन और खिरिश को अपने घर से भगा देती हैं। बेचारे दोनों भाई बहन सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सरिता इस बात से अनजान कि उसके सर से छत भी छीन चुकी है। वह अपने पर्स बेच रही थी। आज सरिता के 2 पर्स बिक जाते हैं और वह खुशी खुशी घर आ रही थी। तभी वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे सड़क के किनारे बैठे हैं। तभी सरिता उनके पास जाती है और उनसे पूछती है तो सरिता को पता चल जाता है कि अब उसका किराए का घर भी उससे छिन चुका है। तभी वह रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, तो हम गरीबों के ऊपर ही क्यों इतनी मुसीबतें डालता है? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। अब मैं अपने दोनों बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ? हम गरीबों को तो कोई किराए पर घर भी नहीं देगा। मैंने मकान मालकिन से वक्त ले रखा था, लेकिन उन्होंने वक्त से पहले ही हमें अपने घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? माँ, मुझे बहुत तेज सर्दी लगी है। ये हवाएं तो मेरे शरीर को ऐसे छू रही है जैसे कोई बर्फ का गोला। मुझे कहीं और लेकर चलो, मैं यहाँ सड़क के किनारे और नहीं रह सकता। मुझे बहुत तेज सर्दी लगी है। क्रिश अपनी माँ से ऐसा कह रहा था। तभी सरिता के पास एक बूढ़ी औरत आती है और वह कहती है, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने बुढ़िया बना दिया। अगर मैं कल तक अपने असली रूप में नहीं आई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बुढ़िया रह जाऊंगी और वह जादूगरनी मेरी सारी शक्तियाँ प्राप्त करके इस दुनिया पर राज करेगी। मगर अम्मा जी, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमारे पास आपकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो पहले ही मुसीबत में घिरे हुए हैं। बेटा, उस जादूगरनी ने मेरा जादुई सोने के पर्स का घर ले रखा है और उसने उसके अंदर अपनी काली सारी शक्तियां रखी हैं। जादुई सोने के पर्स के घर की काली शक्तियां नष्ट करने के लिए तुम्हें उसका जादुई चांदी के पर्स का घर चुराना होगा और उसके बाद तुम्हें पवित्र अग्नि में उसे फेंकना होगा। तभी उसकी सारी काली शक्तियां नष्ट होंगी और मुझे मेरा घर मिल जाएगा और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। ये करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि तुम दोनों माँ बेटी इस काम को कर दो। तुम्हारे बेटे का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर सरिता और सुमन को उसके ऊपर बहुत दया आती है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं
और वह उस जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती हैं। तो वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी सरिता पीछे से उस जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती है और उसे बांध देती है और उसका जादू चांदी का पर्स का घर चुरा कर दोनों जाने लगती हैं। तभी वह जादूगरनी कहती है, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रही हो। वह बुढ़िया परी तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। अपना जादू सोने का पर्स का घर लेकर यहाँ से परी लोग रफू चक्कर हो जाएगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम उस बुढ़िया परी की मदद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगी, हीरे जवाहरात दूंगी, इतनी सारी धन दौलत दूंगी कि कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, सारी जिंदगी ऐश में रहोगी। दुष्ट जादूगरनी, तुझे क्या लगता है हम तेरे चंगुल में आ जाएंगे? अगर तू हमें धन दौलत का लालच देगी तो हम लालच में आ जाएंगे? नहीं, हम लालच में नहीं आएंगे। हमें पता है कि तो उस बेचारी परी को मारकर उसकी सारी शक्तियां छीनकर इस दुनिया पर राज करना चाहती है। हम तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, भले ही हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, लेकिन हम तेरे लालच में नहीं आएंगे। समझ आ रही है? ऐसा कहकर सुमन और सरिता वह जादू चांदी का पर्स का घर लेकर ऐसी जगह जाती हैं जहां पर यज्ञ हो रहा था और वह उस यज्ञ में उस जादू चांदी के पर्स को फेंक देती हैं और वह जलकर नष्ट हो जाता है और उसके जलते ही वह जादूगरनी भी जल जाती है और वह जादू सोने का पर्स का घर उड़कर परी के पास आ जाता है और वह जैसे ही उसे छूती है तो अपने असली रूप में आ जाती है और दोनों माँ बेटी से कहती है, तुम दोनों माँ बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो और लालची तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें उस जादूगरनी ने कितनी सारी धन दौलत देने का लालच दिया होगा, लेकिन तुम लालच में नहीं आई। आज से पहले न जाने मैंने कितने लोगों से मदद मांगी, लेकिन वह उस जादूगरनी के धन दौलत के लालच में आ जाते थे और कभी भी मेरे पास जादुई सोने का पर्स का घर वापस नहीं आता था। तुम दोनों का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि तुम लोग परेशान हो, मुसीबत में हो। मुझे जो चाहिए वह मुझे मिल गया है। मैं अपने असली रूप में आ गई। अब मैं परीलोक जा सकती हूँ। इसलिए इस जादू सोने के पर्स के घर में अब तुम तीनों रहोगे और इस घर के अंदर जाते ही कृष्ण बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन दौलत की भी कभी कोई कमी नहीं होगी। परी जी, आपका बहुत धन्यवाद, वरना हम तो इस बात से परेशान थे कि हम अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। आपने हमें रहने के लिए अपना जादुई सोने का पर्स का घर दे दिया। सुमन, यह सब कुछ तुम दोनों माँ बेटी के अच्छे स्वभाव की वजह से तुम्हें मिला है। अगर तुम धन दौलत का लालच करती तो तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिलता। इसलिए हमेशा ऐसे ही रहना, कभी लालच मत करना और दूसरों की मदद करती रहना। ऐसा कहकर वह परी जादुई सोने का पर्स का घर देकर चली जाती है और अब सरिता, सुमन और क्रिश जादुई सोने के पर्स के घर के अंदर हंसी खुशी रहते हैं। और अब क्रिश स्कूल जाने लगता है, सुमन अपने आगे की पढ़ाई पूरी करती है और सरिता जादुई सोने के पर्स के घर से बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड पर्स लेकर अपना एक बहुत बड़ा शोरूम खोलती है और उसके अंदर पर्स बेचती है और गरीब, अनाथ, परेशान लोगों की बहुत मदद करती है। इस तरह सरिता, सुमन और क्रिश का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था।